हेलो एवरीवन। सीए में फाइनल वर्कबुक सीएफआर का हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग वर्कबुक से इंड एएस 21 फॉरेन एक्सचेंज पर इंड एएस 21 उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं इस इंड एएस 21 से, तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में दिखेंगे, मतलब आपसे फटाफट बन जाएंगे, बट तो भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं सो दैट आप एक बार अंडरस्टैंडिंग लेके एक बेसिक रिवीजन कर सको इन डेज 21 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ऑन 17th January 22 एन एंटिटी ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसका फंक्शनल करेंसी है डॉलर। फंक्शनल करेंसी यानी करेंसी जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जिसपे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है। तो ये एंटिटी डॉलर्स में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, डॉलर्स में। सोल्ड गुड्स टू अ जर्मन एंटिटी फॉर, ये आ गया आपका यूरो 50,050, ये यूरो में ट्रांजैक्शन हुआ है और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है डॉलर में, ठीक है। अब यूरो में ट्रांजैक्शन हुआ है, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉलर में बनता है, तो हमें इस यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑन 20th April द कस्टमर सेटल्ड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 20 अप्रैल को कस्टमर ने सेटल किया, 17 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, 31 मार्च ईयर एंड है, 20 अप्रैल को मेरा ट्रांजैक्शन फाइनली सेटल्ड हुआ। तो 3 चीज पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। द कंपनी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। 17 जनवरी का मेरे को रेट दे दिया, $1 इक्वल टू 3.25 यूरोस, $1 इक्वल टू 3.48, ये हो गया 31 मार्च। 20 अप्रैल को हो गया $1 इक्वल टू 3.03। Based on the above data, pass necessary journal entry in the books of A Limited to account for the above transaction during 21-22 and 22-23. Determine the exchange gain or loss arising from settlement and explain its impact on the profit for the year. आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज पास करो, एक्सचेंज गेन लॉस कैलकुलेट करो और बताओ उसका क्या होगा। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। इंड एएस 21 आंसर टू इलस्ट्रेशन 12। मेरे को पहला पार्ट बोला जर्नल एंट्री करना है इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ 17 जनवरी को, हमने गुड सेल किया, ठीक है। तो डेटर अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड सोल्ड टू कस्टमर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन का वैल्यू दिया हुआ है यूरो 50,050, बट मुझे कन्वर्ट करना है इसको डॉलर्स में। $1 इक्वल टू 3.25 यूरो, $1 इक्वल टू 3.25 यूरो। तो अगर मेरे को इस यूरो को कन्वर्ट करना है डॉलर में तो मैं बोल सकता हूं ऐसे, क्या 1 यूरो इक्वल टू 1/3.25 डॉलर्स, $1/3.25। अगर मेरे को 1 यूरो का वैल्यू चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाई 3.25 हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू आएगा इनटू 1 डिवाइडेड बाई 3.25। यहां ध्यान रखिएगा, ये डिवीजन प्रॉपरली कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आंसर रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 3.25, $15,400। ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं अमाउंट इन डॉलर्स, हमारी फंक्शनल करेंसी है डॉलर। 31 मार्च को डेटर एक मॉनिटरी आइटम है तो उसे हमें रीस्टेट करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट पर। अगर 31 मार्च को मैं डेटर की वैल्यू निकालूं तो रेट हो गया 3.48, 50 डिवाइडेड बाई 3.48, ये आ रहा है 14,382। आज के दिन डेटर का वैल्यू 15,400 और 31 मार्च को ये गिर के हो जा रहा है 14,382। एसेट का वैल्यू गिर रहा है तो ये हमारे लिए लॉस है। तो मैं बोल सकता हूं एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आज 15,400 है, 31 मार्च को इसका वैल्यू हो गया 14,382। तो $1018 का लॉस हो गया, $1018 का लॉस हो गया। तो 50,050 डिवाइडेड बाई 3.48, 14,382 माइनस 15,400, $1018 का लॉस हो गया, $1018 का लॉस हो गया। एक बार चेक कर लो, आप एक बार चेक कर लो। चेक कर लीजिए आप।
डन है। तो ये मेरा एक्सचेंज लॉस आ गया। अब मैं इसको फाइनली, ये एक्सचेंज लॉस कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। आप एक एंट्री और पास कर सकते हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस। फाइनली 20 अप्रैल को ट्रांजैक्शन सेटल होगा, जिस दिन रेट हो गई है 3.03। बैंक अकाउंट डेबिट 50,050 यूरोस डिवाइडेड बाई इनटू 1 डिवाइडेड बाई 3.03 ये आ रहा है 16518। टू डेटर्स का हमारा वैल्यू हो गया था ईयर एंड पे 14382। तो अब मेरे को एक एक्सचेंज गेन हो रहा है, गेन, ज्यादा पैसा रिसीव हो रहा है। डेटर्स का वैल्यू कम था, पैसा रिसीव ज्यादा हुआ, तो मेरे को एक एक्सचेंज गेन हो रहा है 2136 का। ये एक्सचेंज गेन भी कहां चला जाएगा, पीएल में। तो मेरे को पहला क्वेश्चन बोला जर्नल एंट्री पास करके दीजिए दोनों साल का, तो मैंने जर्नल एंट्री कर दिया। दूसरा क्वेश्चन बोला एक्सचेंज लॉस और गेन कितना होगा, मैं बोलूंगा करंट ईयर में 21-22 में लॉस होगा 1018, 22-23 में गेन होगा 2136। तीसरा क्वेश्चन इसका करना क्या है, ये एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस पीएल में चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये दोनों पीएल में चला जाएगा। डन है बात। आइए एक बार आंसर रिव्यू कर लेते हैं। जर्नल एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गया। फिर एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एक्सचेंज लॉस टू डेटर्स। फिर उसके बाद मेरा फाइनली हो गया बैंक अकाउंट डेबिट एक्सचेंज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एक्सचेंज गेन। इन्होंने एक्सचेंज गेन की जगह सीधा प्रॉफिट लॉस लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोला एक्सचेंज लॉस ऑफ 1018 इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, एंड एक्सचेंज गेन ऑफ दिस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। दोनों पीएल में जाएगा, लॉस भी पीएल में, गेन भी पीएल में। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर। यहां पे आपसे एग्जाम में पता है क्या गलती होगा, कन्वर्जन का गलती होगा, तो कन्वर्जन पर ध्यान रखिए, कन्वर्जन में मिस्टेक ना करें। कन्वर्जन की गलती हो सकती है, उस पर ध्यान रखिए, ठीक है बात। इलस्ट्रेशन 12 के बाद मैं चलता हूं इलस्ट्रेशन 13 में। एन एंटिटी हैज अ फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीस। अब ये सिंपल हो जाएगा, हमारा रुपीस करेंसी है, फंक्शनल करेंसी, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रुपीस में बना रहे हैं। On 1st April 22 purchased a plot of land in another country for $1 lakh, $1 लाख में खरीदा। The land is purchased for capital appreciation। अगर कोई एसेट आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदते हो, लैंड बिल्डिंग, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस पर इंड एस 40 अप्लाई करता है, इंड एस 40। वैसे इंड एस 40 हमारे सिलेबस में नहीं है, बस बेसिक नॉलेज है कि लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक्सचेंज रेट्स ऑन द रेलिवेंट डेट आर 1st अप्रैल एंड 31st मार्च, ठीक है। 1st अप्रैल को रेट था 90 रुपीज, तो जब मैं इनिशियली लैंड रिकॉर्ड करूंगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक $1 लाख इंटू 90 लाख रुपीज में मैं लैंड रिकॉर्ड कर लूंगा, 90 लाख रुपीज पे लैंड रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या पूछा है, डिटरमाइन द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द लैंड इन द फंक्शनल करेंसी। मैं बोलूंगा लैंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन रुपीज at $1 lakh into rupees 90 lakh rupees. It will be recognized at 90 lakh rupees land account debit to bank. Explain with reason whether the land should be retranslated at the reporting date. क्या इस लैंड की वैल्यू को हमें रीट्रांसलेट करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से? लैंड ना एक नॉन मॉनिटरी एसेट है, नॉन मॉनिटरी एसेट। मॉनिटरी एसेट के एग्जांपल लूं तो डेटर, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स, ये सब मॉनिटरी एसेट, मॉनिटरी लाइबिलिटीज होते हैं, जिनका एक्चुअल में मॉनिटरी आइटम्स होते हैं, जिनका हमें रियलाइजेशन या पेमेंट कैश में करना है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइंड है उसके बेसिस पे करना है। लैंड इज नॉट एन एसेट जिसका आपको रियलाइजेशन इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश होने वाला है। लैंड तो हम यूज करेंगे या हम बेचेंगे, कितने में बिकेगा अभी हमें पता नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअली फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो लैंड एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, नॉन मॉनिटरी आइटम। अगर नॉन मॉनिटरी आइटम है तो नॉट टू बी रीट्रांसलेटेड, ये रीट्रांसलेट नहीं होगा, ये 90 लाख रुपीस पर ही ईयर एंड पर दिखाई देगा। क्लैरिफाई हाउ द लैंड इज अकाउंटेड फॉर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं बोलूंगा लैंड विल बी अकाउंटेड फॉर एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट मॉडल आप जानते हो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन पीएल में चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बचा हुआ बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये लैंड मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह रिकॉर्ड करूंगा और इसको हर साल कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू करके डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा।
Initial recognition. Land is initially recognized as at cost, translated into functional currency using exchange rate on purchase date. Land is recorded at 90 lakhs. Retranslation. Land is classified as non-monetary item under Ind AS 16. Actually Ind AS 16 की जगह 21 लिखना चाहिए था. Non-monetary item are not retranslated at the reporting date. Therefore, the value of land remains 90 lakhs irrespective of the change in exchange rates. Accounting. As per Ind AS 40, investment property only cost model is applicable for land being an investment property. Hence, as per Ind AS 16, अब land पे depreciation charge होता नहीं, sorry, हाँ, कॉस्ट मॉडल तो यूज करेंगे बट लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता. नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन लैंड. द लैंड रिमेन्स रिकॉर्डेड एट इनिशियल कॉस्ट ऑफ 90 lakhs इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रीवैल्यूएशन नहीं कर सकते, कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई करना पड़ेगा, वो कॉस्ट पे ही दिखेगा. लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसीलिए लैंड 90 लाख पर ही चलते रहेगा. द चेंज इन एक्सचेंज रेट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द लैंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन इट्स मेजरमेंट. लैंड की वैल्यू पर चेंज इन एक्सचेंज रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू करना है, वो 90 लाख रुपए पर ही आपको दिखाई देगा. बात खत्म. इलस्ट्रेशन 14. An entity S Limited has a reporting date 31st March and uses rupee as its functional currency. It obtained a loan in the foreign currency dollar. Foreign currency में लोन लिया. Loan amount was $120, which is taken on 1st April. Repayment of 40,000 was made on 1st June. 1st June में रीपेमेंट हुआ. आपको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 80 रुपया, 82 रुपया, ईयर एंड पे 84. यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड. तो मैं बोलूंगा 1st अप्रैल को आप लोन रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन. उस दिन लोन को आप रिकॉर्ड करोगे रुपी में यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज ₹80. तो मैं इलस्ट्रेशन 14 को अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं अगर जर्नल के हिसाब से चलूं 1st अप्रैल को मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन. ये लोन मैं रिकॉर्ड करूंगा रुपी में, फंक्शनल करेंसी में. $1,20,000 इंटू 80, $1,20,000 इंटू 80, 96 लाख रुपीस. 96 लाख रुपीस में मैं रिकॉर्ड करूंगा ये ट्रांजैक्शन. 1 जून को रीपेमेंट हुआ है $40,000 का. इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ बोला नहीं है. लोन अकाउंट डेबिट, ये कितना डॉलर? $40,000 का रीपेमेंट हुआ है. तो $40,000 मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड है 80 रुपीस पर, 32 lakhs. टू बैंक रीपेमेंट हो कितने पर रहा है? एक लाइन छोड़ के लिखता हूं. रीपेमेंट हो कितने पर रहा है? सर रीपेमेंट करते समय रेट हो गया 80 से 82, 80 से 82 तो $40,000 इंटू 82. जब मैं रीपेमेंट करने गया तो रेट हो गया 82, 32,80,000. तो 80,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है. ये मेरे लिए एक्सचेंज लॉस है. एक्सचेंज लॉस है 80,000. ये जो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, ये पीएल में जाएगा. अब 31 मार्च को जो रिमेनिंग लोन उसको मुझे रीस्टेट करना पड़ेगा. लोन एक मॉनिटरी आइटम है, रीस्टेट करना पड़ेगा. रिमेनिंग लोन यानी $80,000 का लोन रीस्टेट करना होगा 84 पे. तो लोन लायबिलिटी बढ़ जाएगी और एक एक्सचेंज लॉस और आएगा. एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट $80,000 बचा हुआ है और रेट 80 से 84 हो गया, यानी 4 रुपए से बढ़ गया. 3,20,000 का लॉस टू लोन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा $80,000 इंटू 4. लोन जो हमने 80 रुपए पर रिकॉर्ड कर रखा है अब उसको 84 पे लाना है. लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज होगा. तो टोटल एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज होगा 4 लाख रुपए का. ये एक्सचेंज लॉस पीएल में जाएगा. 4 लाख का लॉस पीएल में जाएगा. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं मैं ओपनिंग डेट पर लोन का वैल्यू हो गया 96 lakhs. डन है बात. मैंने रीपेमेंट किया, रीपेमेंट हुआ 32.8 lakhs. और फिर मैंने रीस्टेटमेंट किया ईयर एंड पे. रीस्टेटमेंट तो 96 माइनस 32.8 कितना होता है? 96 लाख माइनस 32.8 लाख, ये हो गया 63,20,000. क्लोजिंग बैलेंस मेरा लोन का आ रहा है. क्लोजिंग बैलेंस 80,000 इंटू 84, 67,20,000. ये 80,000 इंटू 84,
तो मेरा लोन है 6320 का बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 6720, तो मेरा टोटल एक्सचेंज लॉस हो गया 4 लाख। ये 4 लाख हमने दो पार्ट रिकॉर्ड किया, 80,000 रुपया जो पेमेंट पर लॉस हुआ और 3,20,000 जो एंड पे रिकॉर्ड किया। तो ओपनिंग बैलेंस था 96 लाख, करंट ईयर में पे किया 3280, क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 6320 बट आ रहा है 6720, तो 4 लाख का टोटल लॉस। ये 4 लाख का टोटल लॉस हमने रिकॉर्ड किया है। जर्नल एंट्रीज हम ऐसे ही करते हैं, जैसे जैसे लॉस होता है रिकॉर्ड करते हैं, टोटल वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। सर यहां पे हमसे पूछा है कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो क्या हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बस बीच बीच में वो चीज लिखना चाहिए। इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग ऑन द इन फंक्शनल करेंसी यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर सेटलमेंट हो रहा है किसी और रेट पर तो एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ईयर एंड पे लोन मॉनिटरी आइटम है, उसको क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करना होगा, एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉग्नाइज करना होगा। ये सारा एक्सचेंज लॉस पीएल में जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। तो अगर आप चलो यहां पर मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 96, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3280। इन्होंने यहां पे लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, हमने रिकॉर्ड किया, करते भी है, करना चाहिए। और फाइनली 4 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस पीएल अकाउंट डेबिट टू लोन। तो हमने दो पार्ट में रिकॉर्ड किया, 80,000 और 320। इसने पूरा 4 लाख एक बार में रिकॉर्ड कर लिया। इजी होता है, आप 80 और 320 रिकॉर्ड करोगे तो आप धीरे 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 समझते चले जाओगे। तो इन्होंने डायरेक्टली 4 लाख एक साथ रिकॉर्ड किया, हमने 80 और 320 अलग से रिकॉर्ड किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनका ये वाला भी चेक कर सकते हो, इन्होंने कैसे किया, जैसे हमने किया वैसा ही किया हुआ है, अपने को ऐसे कर सकते हैं। डन। दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चंस ऑन इंड AS 21। इजी क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आ गया फुल फ्लेजेड 5-7 मार्क का, तब तो आप समझो दिवाली है हमारी। डन, अपने आराम से कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।